स्टूडेंट, आज हम चैप्टर फर्स्ट शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस का, जो आपकी प्रॉपर एनसीईआरटी की बुक है उसमें से है। जो बाकी चैप्टर्स के वीडियो हैं वो मैंने नंदा की बुक से, AK पुरी की बुक से ली हैं, जो काफ़ी डिटेल बुक है, बहुत अच्छी। ये चैप्टर मैं वहाँ से पढ़ा चुकी थी, तो कुछ कंटेंट रह जाते हैं जो वो हम यहाँ से पूरा करेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका चैलेंजिंग ऑफ नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग के सामने क्या क्या समस्याएं थी, इसमें हम हिस्टोरिक भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो तब क्या समस्याएं थी और अब भी नेशन बिल्डिंग के समक्ष क्या प्रॉब्लम है, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। नेशन बिल्डिंग का क्या मतलब है, सबसे पहले हमें यही जानना ज़रूरी है कि नेशन बिल्डिंग मीन्स होता क्या है। नेशंस आपको 7th चैप्टर में मैं पढ़ा चुके हूँ 11th क्लास में, कि नेशन एक देश से रिलेटेड आप लगा सकते हो, एक ऐसी लैंड जिसके प्रति लोगों की फीलिंग्स होती हैं और वो किसी न किसी कारण से एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस करते हैं। जब शुरू में ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ तो इसके मीनिंग कुछ और थे। जैसे इसकी जो शुरुआत है लगभग हम 1910 के आसपास मानते हैं। एक वुड्रो विल्सन नाम के राष्ट्रपति हुए थे अमेरिका में, तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, आत्मनिर्णय का सिद्धांत। उसके तहत ये नेशन की भावना पैदा हुई और ये जो शब्द है नेशन, ये यूरोपियन कंट्री का जब वो हुआ, एकीकरण हुआ इटली जर्मनी का, तब ये भावनाएं समझ में आई लोगों को कि एकजुट होना एक धरती के टुकड़े के लिए वो क्या होती है, वो फीलिंग्स नेशन कहलाती है। नेशन में हम ये मान लेते हैं कि एक ही वर्ग के लोग, एक ही जाति, एक ही नस्ल या एक ही धर्म के लोग अगर हों तो नेशन के जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा होगी। लेकिन वर्तमान में डिफरेंट डाइवर्सिटी के ग्रुप के देश हैं। कोई भी देश ऐसा संभव नहीं है जो होमोजेनिटी का देश हो। होमोजेनिटी का मतलब होता है ऐसा देश जिसमें एक ही जाति या धर्म के लोग रहते हों, एक ही भाषा बोलते हों, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। एक तो माइग्रेशन का दौर है, माइग्रेशन के कारण जो है भिन्न भिन्न देशों के लोग जो हैं वो जगह जगह जाकर बस गए हैं, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई देश बिना डाइवर्सिटी वाला हो। तो नेशन का वर्तमान में जो ब्रॉड मीनिंग है वो क्या है, उससे मतलब है कि नेशन जो है वो भाषा, संस्कृति, पॉलिटिकल सेटअप, वैल्यूज़, लोगों के एक जो आपका राजनीतिक व्यवस्था है, कॉमन गोल्स, आपके कॉमन उद्देश्य क्या हैं, आपकी आकांक्षाएं क्या हैं, एस्पायरेशंस क्या हैं, आपकी हिस्ट्री एक है जिससे आप प्रेरणा पाते हैं, आपकी ज्योग्राफी एक है जिससे आप अपने एक देश की एक मुकम्मल सीमाएं पाते हैं, आप एक ही संस्कृति के एक जैसे लगते हैं, एक ही इतिहास होता है जिसके खलनायक और नायक आपके पूजनीय और निंदनीय होते हैं। एक पॉलिटिकल सेटअप होता है, राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसके प्रति आपका विश्वास होता है, जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन से बनी हुई जो संस्थाएं हैं वो। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो पॉजिटिव फैक्टर हैं वो नेशन को बनाते हैं। नेशन के बाद हम समझते हैं निर्माण क्या होता है। नेशन बिल्डिंग का मतलब होता है निर्माण। जिस तरह से एक भवन का निर्माण करते हैं, इसी तरह एक राष्ट्र का निर्माण हमें करना होता है। और राष्ट्र का निर्माण शुरू होता है कि आपकी ज्योग्राफिकल जो सीमाएं हैं, बाउंड्रीज़ हैं, वो डिफाइंड होनी चाहिए। आपका देश यूनिट होना चाहिए, इंटेग्रिट होना चाहिए। इंटेग्रिट का मतलब होता है वो एक खंड हो, एक हो, और उसमें भिन्न भिन्न जातियों के लोग एक दूसरे से सहानुभूति से, कोऑपरेशन से रहते हों। उसके बाद ये तो जो फंडामेंटल समस्याएं होती हैं किसी भी देश का निर्माण करने के लिए, इसके अलावा जो दूसरी हैं कि आपने एक
एकता भी प्राप्त कर ली, यूनिटी इंटेग्रिटी भी है आपके देश में, लोग एक दूसरे से उनकी बॉन्डिंग भी अच्छी है, कोऑपरेशन भी अच्छा है। इसके अलावा बहुत सारी जो समस्याएं हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, धर्म और जातियों के झगड़े हैं, उनको रिजोल्व करना, शिक्षा संस्कृति का विकास करना, उद्योगों को लगाना, खेती का विस्तार करना, इकोनॉमी को सुदृढ़ करना, हर जो नागरिक है उसकी बेसिक नीड को पूरा करना, लोगों को फंडामेंटल राइट्स प्रदान करना, पॉलिटिकल सेटअप को मजबूत करना, ये सब क्या है? ये नेशन बिल्डिंग है। और हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं थी 1947 में। 1947 के बाद भारत पहले तो नेशन तो था, लेकिन राज्य नहीं था, स्टेट नहीं था। स्टेट बना 1947 में। क्यों? क्योंकि नेशन और स्टेट में एक बड़ी डिफरेंस ये है, दोनों के पास पीपल होते हैं, एक बाउंड्रीज होती हैं, पॉपुलेशन होती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, लेकिन सोवर्निटी जो होती है, प्रभुसत्ता, जो डिसीजन लेने की पावर है, सोवर्निटी, वो किसके पास होती है? वो अगर किसी देश की गवर्नमेंट के पास है तो वो क्या बन जाती है? स्टेट बन जाती है। तो माइनर सा डिफरेंस है। आज हम अपने देश को नेशन भी कह सकते हैं, स्टेट भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। देखो, स्टेट एक ऑफिशियल शब्द है। राज्य में पॉलिटिकल साइंस की भाषा में जो गवर्नमेंट होती है किसी भी देश की, ऑफिशियल काम करते हैं, उसे अक्सर स्टेट बोलते हैं। लेकिन नेशन की जो भावना होती है वो फीलिंग्स, दिल से जुड़ी होती है। जैसे अचानक हमने चीनी सैनिकों द्वारा मारे गए हमारे सैनिकों के कारण भारत माता के लिए नारे लगने लगे और हम एक नज़र आए इस मौके पर, तो वो नेशन की फीलिंग होती है। अब हम पढ़ते हैं कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो क्या क्या समस्याएं थी। हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके थे इनके बारे में, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से आपको ये नई वर्जन के साथ पढ़ाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले जो समस्या थी 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत हम आज़ाद हुए 1947 में। लेकिन इस इंडिपेंडेंस एक्ट में बहुत सारी ऐसी धाराएं थी जिससे भारत के बहुत सारे टुकड़े होने वाले थे। और उसमें क्या क्या था कि भारत की जो टेरिटरी थी, भारत की जो टेरिटरी थी, सीमाएं थी, वो डिफाइन नहीं थी। और कौन कौन से प्रदेश इसमें शामिल होंगे ये भी डिफाइन नहीं थे। आज अगर चाइना के साथ हमारा युद्ध या कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, पाकिस्तान के साथ चल रही है, तो ये अंग्रेज़ों की देन नहीं कि कुछ भी क्लियर नहीं है जो पिछले वाली संधि है उनमें, और जो क्लियर है उसको ये देश मान नहीं रहे। ठीक है ना? चाइना नहीं मान रहा, पाकिस्तान नहीं मान रहा, भारत भी नहीं मान रहा। तो इस वजह से जैसे मैकमोहन रेखा है चीन और भारत के बीच में, ये इस तरह से, तो चीन इसका उल्लंघन करता है और इधर आ जाता है मैकमोहन से। 1914 में ये रेखा बनी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट और चाइना की गवर्नमेंट के बीच में समझौता हुआ था। लेकिन चाइना ऐसा कोई समझौता मान नहीं रहा इंटरनेशनल लेवल पे जो उसकी गुलामी के दौरान किया गया हो। चलो आगे बढ़ते हैं। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा, भारत में हालात ऐसे थे कि अंग्रेज़ों को ये लगता था कि भारत कभी एकजुट नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में जो भिन्न भिन्न सेक्शन के लोग हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो या दलित और जनरल जातियां हैं, कुछ भी हैं, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कटी हुई हैं और एक दूसरे से कोऑपरेशन से नहीं रह सकती। और उन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनाए जिससे हम और दूर हो गए। जैसे 1909 में मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया, मोर्ले मिंटो सुधार आए। मोर्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुस्लिम्स को अलग से रिजर्वेशन दी गई इलेक्शंस में। उसके बाद 1932 में मैकडोनाल्ड गांधी और इसके बीच में, अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ। इससे पहले एक मैकडोनाल्ड घोषणा आई थी, मैकडोनाल्ड घोषणा। उसके तहत दलित जातियों को भी भारत की हिंदू जातियों से अलग कर दिया गया था।
1919 में सिखों को अलग से रिजर्वेशन देकर दूसरे वर्गों से अलग कर दिया था। तो इस तरह से फूट डालो एंड राज करो की नीति के तहत जो इंग्लिश सरकार है वो भारत के वर्गों को एक दूसरे से अलग करती आई थी। और जब इस तरह के बीज पड़ जाते हैं किसी भी देश की सोसाइटी में, तो वो जो सोसाइटी है वो टूटने लगती है। भारत के साथ भी कुछ ऐसा था। भारत की और इसके जो दो सोसाइटी एक दूसरे के विरोध में आई थी, वो तो एक तो मुस्लिम और हिंदू। और इस मुस्लिम और हिंदू के उसमें मुस्लिम्स ने पाकिस्तान की डिमांड करनी शुरू कर दी और कुछ हिंदू संगठनों ने कहा कि आप मतलब भारत में रहोगे तो हमारे डोमिनेशन में रहोगे। तो जो मुस्लिम नेता थे उनको लगा कि भारत आज़ाद भी हो गया तो हम उसमें आज़ाद नहीं हो गए, तो उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड करनी शुरू कर दी और भारत के टुकड़े हो गए। भारत के टुकड़ों में इधर से जो है वेस्ट पाकिस्तान बना और इधर जो है वो बांग्लादेश बना। ये वेस्ट पाकिस्तान है, ये ईस्ट पाकिस्तान, इधर ये इस तरफ है ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, अब ये भी हो गया, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान में भी हम बट गए। इसके बावजूद भी जो भारत की टेरिटरी रह गई अंदर, ये मैं मैप भी दिखा देती हूँ आपको। ये भारत की टेरिटरी, ये भी जो अंदर का पार्ट था, ये भी भारत का सारा भारत के अंडर नहीं था अंग्रेजों के। इसका कुछ पार्ट जो है वो किंग्स के अंडर था। प्रिंसली स्टेट थी भारत में। प्रिंसली स्टेट में राजा राज करते थे। 1929 में एक पैरामाउंटेंसी की संधि हुई थी कि जो राजा अंग्रेजी राज्य के अंदर नहीं आते और जो एक 565 के करीब रियासतें थी उस टाइम, 565 राजा राज कर रहे थे। पैरामाउंटेंसी के द्वारा ये कहा गया था कि रानी सबसे ऊपर हेड होगी, वो डिसीजन लेगी और राजा जो हैं वो अपनी बाउंड्री में स्वतंत्र होंगे, लेकिन उनके जो बाहरी मामले हैं, विदेशी मामले हैं, वो क्वीन हैंडल करेगी। ठीक है, तो राजाओं के अंडर की जो प्रजा है वो दोहरे राज को सहन कर रही थी। क्वीन अंग्रेजों का राज, दूसरा प्रिंस का राज, किंग्स का राज, और नीचे थी पब्लिक। और क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद की भावना फैल रही थी, तो और जो ये है, ये जो एरिया हमारा है वो जोग्राफिकल कॉम्पैक्टनेस की वजह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और ये क्षेत्र तो पूरा हिंदी भाषा है, तो इसका जो असर है स्वतंत्रता संग्राम का, ये हब रहा है ये जगह जो है, तो इसका असर राजाओं की प्रजा पर भी पड़ा और वो भी अपने राजाओं से मुक्त होने के लिए बराबर संघर्ष कर रही थी। जैसे राजस्थान में जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, चित्तौड़, इसके राजा राज कर रहे थे। और लेकिन राजस्थान में बहुत सारे ऐसे लीडर थे, जनता थी जो अंग्रेजों के विरुद्ध भी लड़ रही थी और अपने आप को राजाओं और अंग्रेजों से मुक्त करवाना चाहती थी। तो ये एक बाउंड्री दिखाई गई है जिसके तहत भारत का, जब भारत पार्टीशन हुआ, भारत का मतलब भारत आज़ाद हुआ, तो कैसे कैसे बटा हुआ था ये समझ लो आप। ये इलाका जो है, जो पीले कलर में है, वहाँ सिर्फ अंग्रेज थे। पीले कलर में सिर्फ अंग्रेज थे, मतलब इतना सारा इलाका भारत का था जिसमें अंग्रेज नहीं राज कर रहे थे। ये वो इलाके थे भाई जो 1857 की क्रांति के से पहले राजाओं को जीतकर भारत में मिला लिए थे। इसके अलावा जो ये ब्लू कलर आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये इलाके थे प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट का मतलब राजा राज कर रहे थे। अभी भी 1857 की क्रांति से अंग्रेजी सरकार को ये अनुमान लग गया था कि दोबारा अगर इस तरह की क्रांति हुई तो शायद हम अपने राज्य को बचा नहीं पाएंगे यहाँ से, भारत से। और इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने राजाओं को मुक्त छोड़ दिया, जीतना छोड़ दिया, और जिस भाग में अंग्रेजी राज्य था, अंग्रेजी राज्य का प्रसार हुआ, उन्होंने जीता, उसी भाग में जो इंग्लिश प्रशासन था, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वो चलता था। यहाँ जो राजा थे वो उनका अपना प्रशासन था। जो ये ब्लू कलर का इलाका है
ये ऐसी स्टेट थी जहाँ सिर्फ और सिर्फ राजाओं के रूल चलते थे। अब ये राजा के लिए जो मैंने इंडिपेंडेंस एक्ट बताया आपको, इंडिपेंडेंस एक्ट में देखो 1935 में भी बड़ी कोशिश की गई कि भारत का एक फेडरल संविधान बनाया जाए जिसमें राजा भी शामिल हो, लेकिन बहुत सारे राजाओं और मुस्लिम जो लीडर थे उन्होंने इस संविधान को माना नहीं था, क्योंकि मुस्लिम लीडर अब तक जान चुके थे कि हम जो है अलग से पाकिस्तान बनाएंगे। अब वो बन नहीं पाया, तो राजा अभी तक 1947 तक थे। इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा कहा गया कि भारत के 2 टुकड़े हो रहे हैं, ये ईस्ट पाकिस्तान है, ये वेस्ट पाकिस्तान है। इसके अलावा भारत के जितने भी ये प्रिंसली स्टेट हैं उनके लिए कहा गया कि आप चाहे भारत में शामिल हो या आप पाकिस्तान में शामिल हो, आपकी मर्जी है, और या आप मुक्त रह के आप राजा बन सकते हो। अगर आपको एक गोल्डन अवसर मिल रहा है कि मैं राजा बना रहा हूँ, तो कभी भी आप राज नहीं छोड़ोगे। और ख़ासकर वो लोग जो इतने इतने बड़े साम्राज्य के राजा हों। एक राजा से आम व्यक्ति बनना उनके लिए बहुत मुश्किल था, तो उन्होंने फिर भी जनता के प्रेशर के कारण बहुत सारे राजा जो छोटे छोटे थे, 565 में से उड़ीसा में ही 25-26 राजा थे, तो वो कितने होंगे? जैसे कोई 25 गांव का, कोई 400 गांव का मालिक है, कोई 500 गांव का। उनकी जनता ने इतना प्रेशर डाला कि वो इतने छोटे राज्य थे, झेल नहीं पाए, और इस वजह से वो भारत की टेरिटरी में शामिल हो गए। कुछ जो इस तरफ थे ईस्ट पाकिस्तान में, वो ऑलरेडी पाकिस्तान में शामिल हो गए, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स थी वो भारत में शामिल नहीं होना चाह रही थी, लेकिन वो पाकिस्तान में भी शामिल नहीं होना चाह रही थी क्योंकि उसमें बहुत सारी हिंदू जनता और हिंदू राजा थे। कुछ स्टेट थी जहाँ इस तरह की कंट्रोवर्सी थी, जैसे एक तो हैदराबाद की स्टेट, ये हैदराबाद की स्टेट, मैसूर स्टेट, और एक थी अवध की, इस तरफ से अवध, और राजस्थान की जो स्टेट है, इनका ज़्यादा कुछ वो नहीं है। 1956 तक आते आते ये सारी भारत में शामिल हो गई थी। 1948 में ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी, इनका संघ बनना शुरू हो गया था राजस्थान का। और पहले तो जैसे कोटा के उसको राज्यपाल बनाया गया इस संघ का। 1948 में 5 जो राजस्थान की स्टेट हैं वो इकट्ठी आई और इन्होंने भारत में शामिल होने के लिए कह दिया। और बल्कि इनके पहले राज प्रमुख जो होते थे उनको गवर्नर बना दिया जाता था राजस्थान का, उस संघ का, लेकिन धीरे धीरे ये भी ख़त्म कर दिया और अब तो गवर्नर हैं। सरदार पटेल जी का जो अहम रोल है इनको मनाने में, इनका एक संघ बना था। जम्मू कश्मीर की कहानियाँ अलग थी क्योंकि यहाँ राजा हिंदू था, प्रजा मुस्लिम थी। तो आप ये देखोगे कि पाकिस्तान की बाउंड्री यहाँ से शुरू होती, तो पाकिस्तान ये चाह रहा था कि ये गिलगित, देखो गिलगित बाल्टिस्तान अभी बहुत खबरों में है, न्यूज़पेपर में बहुत है, क्योंकि चाइना और इंडिया का जो क्राइसिस हो रहा है ये वो यही तो हो रहा है, क्योंकि ये जगह है भारत की थी कभी, मतलब जम्मू कश्मीर में थी। और ये जम्मू कश्मीर में 1948 में पाकिस्तान से जब आर्मी आई यहाँ लड़ने के लिए कबायलियों के भेष में, तो ये जो क्षेत्र है इस पर इन्होंने कंट्रोल कर लिया था। ये श्रीनगर तक आ गए थे भाई यहाँ। तो सीज फायर हुआ तो ये जो इलाका है ये पाकिस्तान के अंडर ही रह गया और भारत कभी इससे मुक्त नहीं करवा पाया। लेकिन भारत अपने नक्शे में अब भी इसको दिखाता है। आज जम्मू कश्मीर की विधानसभा जो पहले थी अब तो ख़त्म हो गई है, खैर जम्मू कश्मीर की विधानसभा, इसमें यहाँ से मेंबर्स के लिए खाली सीटें छोड़ दी जाती थी। मतलब भारत को अब भी लगता था कि ये, अब भी हम इसको मैप में दिखा रहे हैं, देखो राज्यों की राजनीति बड़ी छुपी हुई चलती है भाई, हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन हम ये इलाका अभी मान भी नहीं रहे कि ये हमारे देश में है। जो चाइना पे है ये यहाँ है, जो अक्साई चीन का मामला है ये यहाँ जो है क्राइसिस है। तो ये ऊपर वाला जो सारा इलाका भारत का ये हमारे पास अभी नहीं है। तो ये गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र उस टाइम 1948 में युद्ध करके जीता था। क्यों? क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की स्टेट
किसी के भी पास जाना नहीं चाहती थी भारत और पाकिस्तान में से, लेकिन पाकिस्तान आमादा था इसको अपने अंदर शामिल करने के लिए, इसलिए मिलिट्री ने अटैक किया और भारत की सरकार की एक कमी रह गई कि हम इसको मुक्त नहीं करवा पाए। राजा हरि सिंह ने कंसेशन पे साइन किए, तब ये क्षेत्र हमारे पास आया। चाइना अभी इसमें यहाँ रोड बना रहा है और हमें इस रोड से यही दिक्कत है कि ये क्षेत्र हमारा है, पाकिस्तान ने इसको अलाउ कर दिया है। तो ये है, तो इतना बड़ा क्षेत्र इसको मिलाना ये भी भारत की एकता के लिए एक चैलेंज था कि भारत में शामिल कैसे करें इनको। तो बहुत सारी स्टोरीज हैं इनके बारे में कि हमने इनको कैसे मनाया, कैसे भारत में शामिल हुई ये स्टेट। पढ़ते हैं। एट द आवर ऑफ मिडनाइट 14-15 अगस्त 1947 इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस। 14-15 की आधी रात को हमें आज़ादी मिली। जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए थे भाई ये 1946 के इलेक्शन के आधार पर। और जब तक 1952 में इलेक्शन नहीं हुए, ये ऐसे ही हमारी इस गवर्नमेंट को अंतरिम गवर्नमेंट बोलते थे भाई, अंतरिम गवर्नमेंट। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो गवर्नमेंट के रूप में काम करती थी, अंतरिम गवर्नमेंट जो है जिसके जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। इलेक्शन तो हमारे यहाँ हुए नहीं थे आज़ादी के बाद, तो ऐसे मंत्रिमंडल बना था। और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी हमारी, जिसके बारे में हम डिटेल से 11वीं में पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी काम कर रही थी उस टाइम पार्लियामेंट के रूप में। जितने भी कानून उस टाइम बड़े वो पार्लियामेंट में के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाए थे। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर इंडिया जो था वो एड्रेस्ड ए स्पेशल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट नाइट। उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जिसको पार्लियामेंट भी बोला गया था, उसने एड्रेस किया। उसकी जो भाषण का नाम है वो ट्रीटी विद डेस्टिनी था। स्पीच यू आर सिमिलर विद, दिस वाज द मोमेंट इंडियन हैज़ बिन वेटिंग फॉर। ये वो क्षण था जिसका हम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ये नेहरू जी के वर्ड हैं भाई। यू हैव रीड इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक दैट देयर वर मैनी वॉइस इन आवर नेशनल मूवमेंट। और हमारी नेशनल मूवमेंट किसी एक वर्ग की, किसी एक पार्टी की नेशनल मूवमेंट नहीं थी। इसमें हर मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, इंडस्ट्रियलिस्ट, गरीब, अमीर, ग्रामीण, शहरी, वुमेन, मैन, बच्चे, सब ने पार्टिसिपेट किया था, स्टूडेंट। बट देयर वर द टू गोल्स ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड अपन। और इसके लिए लेकिन दो उद्देश्य थे हमारे जिस पर हम सभी सहमत थे। वन दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और हमारे देश के एक सभी लोग जिस पे सहमत थे वो ये था कि स्वतंत्रता के बाद हम एक डेमोक्रेटिक देश होंगे। भाई ऐसे बहुत सारे हमारे लीडर थे, जैसे डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी भी थे, जो ये चाहते थे कि भारत में डेमोक्रेसी ना आए, भारत में 10-15 साल तक निरंकुश तानाशाही रहे हिटलर की तरह, क्योंकि बहुत सारी बुराइयां और करप्शन हमारे देश में पैदा हो गए। इसको दूर करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन ये आइडियाज़ हमारी सोसाइटी में नहीं माने, क्योंकि हमारे देश का कल्चर ही नहीं है निरंकुश तानाशाही का। हमारे देश के लोगों ने कभी निरंकुश तानाशाही स्वीकार नहीं करी। The government will be run through the democratic government, or to that the government will be run for good of all। और जो सरकार होगी वो किसी एक सेक्शन, वर्ग, जाति के लिए नहीं, बल्कि सबके भले के लिए होगी, पर्टिकुलरली पुअर एंड सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप। नाउ दैट द कंट्री वाज डिपेंडेंट, द टाइम हैड कम टू रियलाइज द प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम। और अब समय आ गया था, अब आज़ादी हमें मिल गई थी। जो नारे लगाते थे कि आज़ादी के बाद हम ये करेंगे, उनको काम करके दिखाने की ज़रूरत थी। दिस वाज नॉट गोइंग टू बी ऐसे ईजी, ये कोई ईजी नहीं था, आसान नहीं था, क्योंकि इंडिया का जब जन्म हुआ था, मतलब इंडिया आज़ाद हुआ, उस टाइम सरकमस्टांसेस ऐसे नहीं थे कि हम फूलों के बगीचे में, हम कांटों का ताज पहना था हमने। एक तरफ हमारे पास शरणार्थियों की समस्या थी, जो लाखों लोग पाकिस्तान से उठ कर आ रहे थे, वहाँ मारे जा रहे थे, और यहाँ पर भी दंगे हो रहे थे। मुस्लिम्स को भी पाकिस्तान में सुरक्षित भेजना था। प्रॉपर्टी क्रिएट करनी थी। सारे ऑफिशियल या तो वो पाकिस्तान चले गए थे
अंग्रेज चले गए थे ऑफिसर के रूप में, उन चीज़ों को भरना था। जमींदारी सिस्टम जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे वो बहुत बुरे थे, जिसके द्वारा जो भूमि थी वो खेतीहरों के पास नहीं थी, लैंडलॉर्ड्स के पास थी, और लैंडलॉर्ड्स से वो ज़मीनें लेनी थी। ये चैलेंज था। इकोनॉमी जो बहुत तबाह हो चुकी थी हमारी, उसको फिर से रिबिल्ड करना था, व्यापार बढ़ाने थे, उद्योग लगाने थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आविष्कार करना था, फूड ग्रेन में जो कमी आई थी उसमें थी, बीमारियों से लड़ना था, पुअर्टी इलिटरेसी जो सिर्फ और सिर्फ हम शायद 28% लोग पढ़े लिखे थे वो बढ़ानी थी। मतलब दुनिया से ताल मिलाकर चलना था हमने, वो एक चैलेंज था हमारे सामने। This was not going to be easy. India was born in a difficult situations. भाई ये अंग्रेज जहाँ गए हैं वहाँ सभी एशियन देशों में ऐसा ही है। सभी जो एशियन देश है वो इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे उस टाइम, और आज भी जूझ रहे हैं। सबसे पहले तो क्यों ये कारण है, क्योंकि एशियन जो देश है ना उनमें कम्युनिटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, धर्म जात के बड़े मसले हैं। तो और फिर गरीबी बहुत ज़्यादा है एशियन कंट्रीज़ में। यूरोपियन में आप कम से कम जाति धर्म के भेदभाव नहीं पाओगे, वहाँ नस्ल के भेदभाव है। लेकिन जितना भी मतलब कंट्रोवर्सी एशियन समाजों में है वो शायद यूरोपियंस में नहीं है, और शायद इसी वजह से हम झगड़ों के शिकार रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसे सरकमस्टांसेस थे जिनको काबू करना ही अलग बात थी, काबू करना ही मतलब बहुत बड़ी बात थी। डेवलपमेंट की बात तो दूसरी तरफ थी। Perhaps no other country by then was born in a situation more difficult than of the India. शायद भारत जितना कोई समस्या से ग्रस्त नहीं था। क्यों? क्योंकि उस टाइम ही दंगे हो चुके थे शुरू, और पार्टीशन शुरू हो गया था, मतलब एक देश के टुकड़े हो गए थे। फ्रीडम कम विद द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इससे पहले इतिहास में हमारा कभी पार्टीशन नहीं हुआ भाई। भारत एक बहुत बड़ी पुरानी सभ्यता है, मतलब ईसा के 5000 साल पहले ईसा हुई थी। आपको पता 2020 है तो 2020 साल पहले, 5000 साल पहले के कैलेंडर है युधिष्ठिर काल के, महाभारत काल के। उस समय भी पार्टीशन नहीं है भारत का। राजा अलग अलग थे वो अलग बात थी, लेकिन कोई देश अलग नहीं था। जैसे चाणक्य ने कहा था कि भारत एक है, इसमें जनपदों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए कि मैं लिच्छवी हूँ या मैं पल्लव हूँ या मैं आम्बी हूँ, इस तरह की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। भारत एक है और रहा भी है। महान सम्राट हुए हमारे देश में, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और औरंगजेब, जिसमें हम एक ही राजा के तहत काम किए, एक अकेली फूट डालो राज करो की नीति की वजह से। और भारत में ये भी नहीं कि धर्म उस मुस्लिम आज ही आए थे। मुस्लिम हमारे यहाँ 1000 साल पहले आने शुरू हो गए थे। 642 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम हमारे उसमें आए थे, फिर मोहम्मद गोरी आए, गजनी आए, और ये शासक यहीं रह गए। इन्होंने भारत का मतलब जो धन है वो बाहर लेकर नहीं गए वो, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसी नीतियां अपनाई कि भारत के टुकड़े हो गए। वो देश जो सदियों से एक था उसके वो अलग हो गया। फ्रीडम कम विद द पार्टीशन ऑफ कंट्री in the year 1947 was a year of unprecedented violence and trauma of displacement. बहुत ज़्यादा हिंसा हुई, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर भाग रहे थे जान बचाने के लिए। It was in the situation that independent India start on his journey to advise several objectives. Adverse अचीव ऑब्जेक्ट, और इस तरह से हमारी जर्नी बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में शुरू हुई। और बहुत सारे यूरोपियन थिंकर तो ये मानते थे, लोग ये मानते थे कि भारत शायद अभी और भी टुकड़े होंगे और भारत कई देशों में बट जाएगा। येट दैट टर्मोइल, क्योंकि देखो वो भारत की डाइवर्सिटी को समझ नहीं पाए। उनके लिए डाइवर्सिटी का मतलब होता है सिर्फ डाइवर्सिटी, भिन्नता। अगर एक नस्ल दूसरी नस्ल से भिन्न है, वहाँ गोरे और काली, वो कभी एक नहीं रह सकती। उनके अनुसार एक वही रह सकता है जिसकी स्किन एक है, चमड़ी एक है। लेकिन भारत में डाइवर्सिटी का कुछ और मीनिंग लिया जाता है।
इसे रंग माना जाता है सोसाइटी के, कि भिन्न होना कोई गलत बात नहीं है। भिन्न होने में किसी देश के टुकड़े नहीं हो सकते। जो आंतरिक कोऑपरेशन है, सहयोग है, सहिष्णुता है, टॉलरेंस है, उसको ये अंग्रेज पहचान ही नहीं पाए। और वो सदियों से था हमारे देश में। जाति प्रथा हमारे देश में सदियों से थी, लेकिन वो हानिकारक नहीं साबित हुई थी जितनी अब साबित हो रही थी, क्योंकि अब लोगों को अलग किया जाने लगा था इस नाम पे। It was in the situation that independent India started on its journey to achieve several objectives, yet the turmoil that accompanied independence did not make our leader lose sight of multiple challenges that faced a new nation. और इस नेशन के सामने क्या क्या समस्याएं थी, ये हमें हमारे नेताओं को देखना था। ये झंडा फहराया गया था भाई लाल किले पर पहली बार, देख लो। 3 चैलेंज, हमारे सामने चैलेंजेस क्या थे? जो भारत का निर्माण हमने करना था, तो समस्याएं क्या थी? समस्याएं मैंने बता दी। पहले तो हमारी ज्योग्राफिकल जो कॉम्पैक्टनेस थी ना, वही नहीं थी। मतलब हम बाउंड्रीज ही हमारी क्लियर नहीं थी। जब भारत और पाकिस्तान अचानक से अलग हुए तो लोगों को पता ही नहीं चला कि वो भारत में और पाकिस्तान में है। जो डीजी थे पंजाब के, उनके द्वारा ऐसे कली बिछाई गई थी। वहाँ कोई दीवार थोड़े नहीं खिंच गई एक दिन में, फेंस थोड़े नहीं लगी। ऐसे कली के माध्यम से ये गिराएगी, कली होती है ना, ये जो कले होती है सफ़ेद, वो गिराकर पता लगाया गया कि आपकी बाउंड्रीज ये हैं। फेंस वगैरह तो थी ही नहीं ना। 3 चैलेंजेस। ब्रॉडली इंडिपेंडेंट इंडिया फेस्ड 3 काइंड ऑफ चैलेंज। 3 चैलेंज थे। द फर्स्ट एंड इमीडिएट चैलेंज वाज टू शेप ए नेशन दैट वाज यूनाइट। और सबसे पहले हमें अपने देश को यूनाइट करना था, एक करना था। और यूनाइट के सामने समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। येट अकोमोडेटिव ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी। लेकिन इसके साथ एक का मतलब ये नहीं कि लोगों की पहचान ख़त्म कर देना। इसका मतलब ये नहीं था कि आप अपने धर्म और जाति का पालन नहीं करेंगे और आपकी भाषा एक हो जाएगी और आपकी नस्ल, हम एक ही नस्ल के लोग पैदा कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। आपकी संस्कृति एक हो जाएगी और आपकी जो आप संस्कृति का पालन करते हो, बंगाली, द्रविड़, मराठी, उसको ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। एक का मतलब इंडिया एक हो जाएगा। हम फील करेंगे कि हम राजनीतिक रूप से एक हैं, बट डाइवर्सिटी रहेगी कि वो कल्चरल रूप से अपनी कल्चर को अपना सकता है, भाषा बोल सकता है और अपना धर्म किसी भी तरह से पालन कर सकता है। एट दैट टाइम इट वाज वाइडली बिलीव्ड दैट ए कंट्री फुल ऑफ सच काइंड ऑफ डाइवर्सिटी दैट कुड नॉट रिमेन टुगेदर फॉर लॉन्ग। और ये माना जाता था कि इतने डाइवर्सिटी वाला लोग जो देश है वो कभी भी एक नहीं रह सकता। जैसे यूगोस्लोविया, स्लोवाकिया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें भिन्न भिन्न नस्लों के लोग रहते थे और आज वो टूटकर अलग हो चुके हैं। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री अपीयर टू प्रूव एवरीवन ब्रस्ट फियर। देयर वर सीरियस क्वेश्चन अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया। वुड इंडिया सर्वाइव ए यूनिफाइड कंट्री। और सबके सामने एक ही प्रश्न था, क्या हम एकजुट रह सकते हैं? क्या हम एक देश बन सकते हैं? वुड इट डू सो बाई एम्फेसिंग नेशनल यूनिटी एट द कॉस्ट ऑफ एवरी देयर ऑब्जेक्टिव। क्या जो हम यूनिटी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हर व्यक्ति की सब्जेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी? सब्जेक्टिविटी क्या मन, उसकी भाषा, धर्म, संस्कृति ख़त्म हो जाएगी? उसकी जो पहचान है, कम्युनिटी पहचान, वो ख़त्म हो जाएगी? हमें उस कम्युनिटी पहचान को भी बचाना था, उसकी धर्म, भाषा, जाति को भी रखना था, बट इसके साथ इंडिया को एक भी करना था। वुड इट मीन रिजेक्टिंग ऑल रीजनल एंड सब नेशनल आइडेंटिटी। और क्या हम सभी की जो रीजनल और आइडेंटिटी है, क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं, पहचान है, क्या उसको हम ख़त्म कर देंगे? एंड देयर वाज एन अर्जेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था, हाउ वाज इंटीग्रेशन ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया टू बी अचीव्ड। और इंटेग्रिटी को खतरा तो था ही, क्योंकि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट, बहुत तरह की रूल्स चल रहे हुए थे। एक रूल के तहत भारत रूल्ड ही नहीं था ना। तो कैसे, ये तो एक बड़ा डर था कि भारत को एक कैसे किया जाए।
तो सबसे पहली थी कि हमने अपनी टेरिटरी को कैसे बचाना है, टेरिटरी को कैसे डिफाइन करना है। अब हमें टेरिटरी ऐसी बनानी है कि इतने टुकड़े बनाने हैं, क्या एक अखंड भारत जिसमें ये सारी टेरिटरी रुक जाए, ये बनानी थी। ठीक है, और इसके लिए ज़रूरी था कि इन प्रिंसली स्टेट को और जो दूसरे मैटर्स थे, प्रिंसली स्टेट तो एक उदाहरण है, इसके अलावा नॉर्दर्न